हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना। तो क्या अगर आपको मैं कहूं कि कोशिका के भीतर घुसकर उसके अंदर के संरचनाओं को हम देखने वाले हैं तो आप यकीन करेंगे? यकीन करना ही होगा, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो आपको सेल के बेहतरीन कंसेप्ट को देने के लिए तैयार है। इसमें हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को विस्तार से सेल के अंदर घुसकर एक एक चीज को समझेंगे। तो आप तैयार हैं? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस एनिमेशन सेशन को। चलिए देखते हैं। कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं, ये सभी जीवों की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इन कोशिकाओं से ही सारे जीव बने हुए हैं। तो आइए इसी सेल के बारे में समझते हैं। हर एक कोशिकाओं में 3 चीजें अनिवार्य रूप से पाई जाती है। सबसे पहला, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। दूसरा, कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर सारे कोशिकांग तैर रहे होते हैं और ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। तीसरा, डीएनए, जो कि केंद्रक के भीतर पाया जाता है और ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वैसे तो कोशिका के 2 महत्वपूर्ण टाइप्स हैं। पहला यूकैरियोटिक सेल तथा दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है वो झिल्ली के अंदर बंद होता है। इसके साथ साथ अन्य कोशिकांग भी झिल्ली में बंद होते हैं। ये उच्च स्तरीय पौधे तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। दूसरा कैटेगरी प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है, जो केंद्रक है, वो किसी भी झिल्ली के अंदर बंद नहीं होता है, इसीलिए उसके केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अंदर सारे कोशिकांग नग्न अवस्था में पड़े होते हैं और ये निम्न स्तरीय जीव जैसे बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि ये कोशिकांग क्या है। कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का मतलब हुआ लिटिल ऑर्गन, छोटा सा अंग। कोशिका के अंदर वो छोटा सा भाग जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी है, उसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। आइए शुरू करते हैं केंद्रक से। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यही सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और यही डीएनए कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित, नियमित तथा रेगुलेट करने में मदद करता है। ये डीएनए क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में उलझे हुए दिखाई देते हैं, जबकि कोशिका विभाजन के दौरान यही कंडेंस होकर गुणसूत्र का रूप लेते हैं। केंद्रक के भीतर एक गेंद जैसी संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यही राइबोसोम का निर्माण करता है और केंद्रक से बाहर आ जाता है। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद यही राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें कि एक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एक आप जैसा देख पा रहे हैं, जिस पर राइबोसोम अटैच है, जिस पर राइबोसोम जुड़ा हुआ है, उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER कहते हैं, और जिस पर राइबोसोम नहीं है उसे SER या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद उस प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है और यही राइबोसोम धीरे धीरे छोटे छोटे थैलियों में बंद हो जाता है और गोल्जी बॉडी में जाकर अपना पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन शुरू करता है। अब देखिए, ये प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी के सिस फेस से गोल्जी बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं और इसके अंदर जाकर ये प्रोटीन अपने आप को रूपांतरित कर उपयोगी बनाएंगे ताकि वो कोशिका के काम आ सकें। इसके अंदर ये प्रोटीन पैक हो जाता है और कुछ जरूरी चीज़ें इसमें जुड़ जाती है, जैसे लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट या शुगर कहते हैं जिसे हम। अगला कोशिकांग है वैक्यूल्स, जिसे हम रसधानी कहते हैं। ये एक टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर वाटर, प्लांट सैप और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। पादप कोशिका में ये वैक्यूल्स लगभग 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये काफी छोटे होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। अगले कोशिकांग के रूप में हम लाइसोसोम को पढ़ते हैं, जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ये गार्बेज को कलेक्ट करता है। इसके अंदर
कई सारे स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये जब फटता है तो कोशिका के सभी कोशिकांगों को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी के भीतर सेल्यूलर रिस्पायरेशन कोशिकीय श्वसन होता है। ये कोशिका के कार्य प्रणाली तथा उनके फिजियोलॉजिकल नीड पर निर्धारित होता है। इसी के अंदर एनर्जी का निर्माण होता है, यानी बोले तो एटीपी का संश्लेषण होता है, और यही एटीपी कोशिका के सभी कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। कभी आपने सोचा है कि कोशिका अपने आकार को कैसे नियंत्रित करता है? कोशिका अपने आकार को नियंत्रित करने के लिए अपने अंदर साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल को रखता है, और ये कोशिकीय कंकाल पतले पतले माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है। ये सारे माइक्रोफिलामेंट और ट्यूब्यूल्स ये पूरे कोशिका को आकार देते हैं। कुछ जीव हैं जैसे कि पौधा, इसके अंदर एक खास तरह का कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को अपने अंदर रखता है, जो कि सौर ऊर्जा को ट्रैप कर भोजन बनाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कतई नहीं देखने को मिलती। कोशिका के अंदर और भी कई सारी ऐसी यूनिक संरचनाएं हैं, जैसे अगर हम मनुष्य के फेफड़ा में श्वसन नली की बात करें तो इसके अंदर सिलिएटेड सेल्स देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं, सिलिया जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जो कि मूव करते रहती है। ये हवा में उपस्थित बेकार चीज़ों को ट्रैप करने में, पकड़ने में मदद करती है, ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच सके, और यही खांसने के बाद उन चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करती है। एक सेल जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है। इसी फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया तैर पाता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र सेल है शुक्राणु, स्पर्म, जिसके अंदर फ्लैजेला देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलते। सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली तथा अनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलता ही है, और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट तथा सेल वॉल भी देखने को मिलता है। तो आपने देखा, मजा आया? वेरी गुड। तो आप इसी तरह से बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स को समझिए, चीज़ों को विस्तार से जाकर इमेजिन करके देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में सब कुछ डायग्राम के ऊपर निर्भर करता है। आप जितने अच्छे से डायग्राम के कंसेप्ट्स को सेट करेंगे अपने माइंड में, उतने ही अच्छे से आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं फिर से किसी नए कंसेप्ट के एनिमेशन के साथ।